हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट्स, फोर्थ यूनिट के पिछले पार्ट में हमने 4 क्वेश्चन तक के जो आंसर थे वो हमने देख लिए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जिसमें आपने रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस हैं, केमिकल काइनेटिक्स के बेस पर कितने टाइप की रिएक्शन होती है, हम देख चुके हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स डेरिवेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और इसका क्या डेरिवेशन है, वो हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लॉ ऑफ मास एक्शन हम देखते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो लॉ था 1876 में केटो मैक्सिलियन गुलबर्ग एंड पीटर वाजे ने दिया था। वाजे या वागे, आपको जो भी सुटेबल लगे डियर स्टूडेंट्स। केटो मैक्सिलियन गुलबर्ग और पीटर वाजे ने दिया था। तो ये जो लॉ था ये सब्सटेंस के एक्टिव मास से रिलेटेड था, रिलेटेड फ्रॉम एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस के एक्टिव मास से रिलेटेड था। तो ये लॉ क्या था, सुनिए, उसको देखिए ध्यान से। देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस is directly proportional to their active mass। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू their active mass। If more than one reactant participate in chemical reaction, more than one reactant participate in chemical reaction, देखिए सिंपल सा रूल है, अभी आगे और बचा हुआ है कि किसी भी सब्सटेंस की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक से अधिक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। प्रोडक्ट के क्या होती है, इक्वल होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इफ more than one reactant participate in chemical reaction, then the rate of reaction is equal to the active mass of their product। ठीक है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि कोई सा भी जो सब्सटेंस है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर रिएक्शन में मोर देन वन रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट की क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन की ओर।
तो मान लीजिए हम ये कंसीडर करते हैं कोई सा भी रिएक्टेंट ए है, ये प्रोडक्ट सी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट सी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। देखिए थोड़ा सा, ए कन्वर्ट इनटू सी। तो इन दिस कंडीशन देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए। एज इट इज स्टूडेंट्स, एज इट इज आगे की हम बात करें तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम अगर बात करते हैं इफ मोर देन वन रिएक्टेंट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर ए प्लस बी, रिवर्सिबल का साइन आएगा। ठीक है, ए प्लस बी, तो यहां हो जाएगा सी प्लस डी। क्लियर है। अब यहां पर दिस कंडीशन, तो यहां पर इस कंडीशन में क्या होगा वो देखिए। वापस हम उसी की बात करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, देखिए आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी, तो आर एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में के एफ ए, और ये हो जाएगा क्या, बी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में हो जाएगा कायदे के हिसाब से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एज इट इज यहाँ पर जो के एफ है, के एफ एक कांस्टेंट है जिसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट या फॉरवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप के एफ को ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं। उसके बाद आगे की अगर हम बात करते हैं तो एज इट इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देखिए आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सी डी। तो आर बी इज इक्वल्स टू के बी सी डी। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। यहां पर भी के बी एक कांस्टेंट है जिसे हम इक्विलिब्रियम बैकवर्ड कांस्टेंट या बैकवर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं कंडीशन की तो एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये कंडीशन होती है एट इक्विलिब्रियम पर। तो देखिए आर एफ की वैल्यू हमारे पास में क्या है, ठीक है, ये हमको यहाँ पर दी गई है, ये रही, और आर बी की वैल्यू दी गई है। तो आर एफ की जो वैल्यू है उसको हम पहले यहाँ पर रखते हैं। आर एफ की वैल्यू हमारे पास में ये है, के एफ ए
बी इज इक्वस टू ये हो जाएगा के बी सी और ये डी। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? थर्ड। अब अगर हम बात करें तो देखिए ये हो जाएगा के एफ अपॉन के बी इज इक्वस टू ये हो जाएगा हमारे पास में सी डी और ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारे पास में? 4। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या हो गया? 4। ठीक है। अब हम जानते हैं, मतलब वी नो दैट, अगर हम बात करें तो क्या सिचुएशन और बनती है। देखिए थोड़ा सा और बचा है। वी नो दैट के एफ अपॉन के बी इज इक्वस टू क्या होता है? के से क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी? के सी इज इक्वस टू आ जाएगा सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा ए और ये क्या आ जाएगा? बी। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारे पास में 6। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास में? 6। ये प्रूव करना था हमको और ये हमने कर दिया। हेंस प्रूव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमको प्रूव करना था। अब एक और इसके आगे कुछ पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें थोड़ा सा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं प्रोडक्ट के वो m1 और क्या हो? m2 हो, और रिएक्टेंट के क्या हो? n1 और n2 हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 से क्या हो जाएगा? देखिए थोड़ा सा पावर में क्या आ जाएगा? C m1 D m2 और ये हो जाएगा A n1 और B n2। तो ये हम स्टेप से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन और उसका डेरिवेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन और उसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। हो सकता है बचपन में आपने ABCD सीखने में कहीं ना कहीं गलती कर दी होगी, इसलिए ABCD बार बार यहाँ पर आपके सामने आई है ताकि आप उसको और अच्छे से सीख सकें। तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन और उसका डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप इसको देखें और आपको जो भी डाउट लगे आप डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मॉलिक्यूलरिटी एंड इट्स टाइप। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलरिटी, तो देखिए the number of moles which participate in chemical reaction, मतलब वो नंबर जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो नंबर ऑफ मोल्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। और इट इज नॉट पॉसिबल जीरो, इट इज नॉट पॉसिबल जीरो। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, ये कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं। डियर स्टूडेंट्स, के बाद कभी हम इसके टाइप्स की बात करें। ठीक है, तो देखिए टाइप में क्या क्या हमारे पास में है। इसके बेस पर रिएक्शन मोनोमोलिक्यूलर,
मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। रिएक्टेंट का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा? 1। वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, तो उस टाइप की रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? मोनोमोलिकुलर रिएक्शन। और इसका मैं आपको अगर एग्जांपल बताना चाहूँ तो डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब H2O2, तो ये डिसोसिएट होगा तो ये H2O और प्लस में आएगा ये, या तो फिर आप इसको स्टेप से शो करें, एक ही बात है वो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इसमें 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, अब हम अगले हमारे जो रिएक्शन हैं बायोमोलिकुलर, मतलब जिनमें रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हो। कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हो? 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हो। उन रिएक्शन को बायोमोलिकुलर या डाइमोलिकुलर रिएक्शन हम कहेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए, आप इसको चाहें तो H2 प्लस I2, आप चाहें तो I2 प्लस H2 2H चाहे आप ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब दोनों टाइप से रिएक्शन आप शो कर सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। और तीसरी होती है पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन, जिसमें मोर देन टू मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हो। वो पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन कहलाएगी, जिसमें ट्राईमोलिकुलर, टेट्रामोलिकुलर आप जो भी लेना चाहें उस टाइप से वो रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, इसका मैं कभी एग्जांपल बताना चाहूँ तो देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहेगा यहाँ पर FeCl2 प्लस SnCl4 प्रोडक्ट के बाद में ये बनेगा। तो ये थी मोलिकुलरिटी, और उसके बेस पर रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है वो हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि कोई सी भी केमिकल रिएक्शन में 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, 2 पार्टिसिपेट करेंगे, 4 पार्टिसिपेट करेंगे, 0 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है? अब हम आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारे पास में जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स टाइप। ठीक है स्टूडेंट्स, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है और इसके कितने टाइप होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है कि दोज नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, या फिर हम किसकी बात करें, मॉलिक्यूल्स, वो नंबर एटम्स है ना, वो नंबर ऑफ एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। उन्हें हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले ऐसे एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाते हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान रखें, माइंड में फिट कर लें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम कभी इसकी बात करें तो टाइप किस पे चलिए। तो देखिए बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और हम बात करें तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। इतनी टाइप के हमको डियर स्टूडेंट्स रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम जीरो ऑर्डर की। डेफिनेशन पर ध्यान देना, बाकी डेफिनेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगी। पहली इक्वेशन हमारे पास में है, पहली जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन rate of reaction does not depend on the concentration of reactant molecule. देखिए डेफिनेशन क्लियर है। When the rate of reaction does not depend on the concentration of reactant molecule, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, उससे हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट क्लियर है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के वन मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी तो वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की। जब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टू मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के थ्री मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी उससे हम क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सूडो एक थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो जब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती उसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसकी डियर स्टूडेंट हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट है वही है जो रेट की है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक, ये इसकी यूनिट है। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसके एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो एग्जाम्पल भी देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए H2 plus Cl2 in the presence of sunlight 2HCl। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद कभी हम बात करें 2HI AU H2 plus I2। मतलब डियर स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन की जितनी भी एग्जाम्पल हैं उनका सीधा सा मतलब ये है कि वो बिना किसी की प्रेजेंस में कंप्लीट नहीं होगी। अगर आपको एरो पर कुछ भी दिखता है, कोई सा यहाँ पर कैटेलिस्ट आ जाए, ठीक है, सनलाइट आ जाए, किसी भी टाइप का टेम्परेचर आ जाए, तो वो जो रिएक्शन है वो होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इनके मॉलिक्यूल को हम कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज करें, ठीक है, इनकी जो रेट है वो इन पर डिपेंड नहीं करेगी कि बढ़ाने से बढ़ेगी या घटाने से घटेगी। लेकिन ये जो है सनलाइट है, गोल्ड की बात करें, और भी बहुत सारी रिएक्शन है, हम प्लेटिनम की बात करें, अमोनियम नाइट्रेट की अगर डिसोसिएशन की बात करें, तो इन रिएक्शन की यहाँ पर पहचान क्लियर है, आइडेंटिफिकेशन कि एरो पर आपको कुछ ना कुछ सिंबल जरूर मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका एक रिएक्शन ऐसी है जो मैं आपको बता दूँ, एस्टर। मतलब हम इसकी बात करें, बिना किसी की प्रेजेंस में भी ये देख लेंगे कि यहाँ से एक Br या एक हेलोजन कोई सा भी आप ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये CH3COO
CH2Br और प्लस में क्या आ जाएगा HBr, इस टाइप से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये केवल एक एक्सेप्ट है, बाकी आप एरो पर जो भी दिखे, यहाँ पर एरो पर अगर कुछ दिखता है एक्सेप्ट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को छोड़कर अगर एरो पर आपको कुछ दिखता है तो वो जो रिएक्शन होगी वो आपकी होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब जब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के वन मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? रिएक्टेंट के वन मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसकी कभी हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट बहुत ही सिंपल है, सेकंड इनवर्स। क्या यूनिट इसकी? सेकंड इनवर्स। देखिए ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा चुका है कि राइट द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप इनको ध्यान रखिए यूनिट को। सेकंड इनवर्स इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब एक बात को आप ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि 2 लिख देता हूँ या यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, ठीक है, तो केवल बैलेंसिंग में जो है वो चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर 2 लिखने से रेट ऑफ जो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा वो फर्स्ट ही रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। ये मोलिकुलरिटी 2 हो गई, इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना रहेगा? 1, क्योंकि केवल और केवल एक प्रोडक्ट, एक कंपाउंड ही, एक रिएक्टेंट मतलब अमोनियम नाइट्राइट ही पार्टिसिपेट कर रहा है। कितने मोलिक्यूल है ये एक अलग बात है, वो मोलिकुलरिटी हो गई, ठीक है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? इसका 1, इसका भी कितना होगा? 1। मोलिकुलरिटी जरूर है, इसकी 4 है और इसकी 2 है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करेगी? 2 मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। उस रिएक्शन को हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और डियर स्टूडेंट्स, इसकी कभी हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए जीरो ऑर्डर की बात करें तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये यूनिट थी जीरो ऑर्डर में या रेट ऑफ रिएक्शन में। यहाँ पर लीटर फ्री हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये यूनिट होगी आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम। ठीक है, देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन अगर मीडियम एसिडिक हो जाए वो स्यूडो ऑर्डर में आएगी, मैं आपको बताऊंगा उसका एग्जांपल भी। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम कभी बात करें ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। मतलब जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है
रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? जो रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। उस रिएक्शन को हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी जो यूनिट है, ठीक है, वो देखिए मोल माइनस स्क्वायर, लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स, ये यूनिट है इसकी। ठीक है, और इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल छोटा सा है, देखिए उसको। नाइट्रोसिल ब्रोमाइड। तो ये इनकी स्पेशली एग्जाम्पल में यूनिट ये आ सकती है, या इस टाइप से पूछा जा सकता है, राइट द ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फर्स्ट ऑर्डर, राइट द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और छोटा सा टॉपिक बचा हमारे पास में इसी में, स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है उसको हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए स्यूडो ऑर्डर, दोज रिएक्शन विच सिम्स हाई ऑर्डर, जो देखने पर हमें कैसी दिखाई देगी? हाई ऑर्डर की, बट these are, ठीक है, but these are फर्स्ट ऑर्डर या लो ऑर्डर, इस टाइप से हम बात कर सकते हैं। जो देखने पर आपको हाई ऑर्डर की दिखाई देगी, बट वो रियल में कैसी रहेगी? लो ऑर्डर की रहेगी। या फिर अगर हम बात करें कि ऐसी रिएक्शन जो देखने पर सेकंड ऑर्डर की दिखाई देती है, बट रियल में वो कौन सी होती है? फर्स्ट ऑर्डर की होती है। ठीक है, ऐसा भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। हाई ऑर्डर का मतलब है आपको कैसे दिखाई देगी? वो सेकंड ऑर्डर की, बट रियल में वो कैसे होंगी? फर्स्ट ऑर्डर की। तो उस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको इसका एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में अभी तक पूछे जा चुके हैं, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये बेसिक मीडियम में था, तो सेकंड ऑर्डर का था। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की हम बात करें इन एसिडिक मीडियम, मतलब एरो पर क्या आ जाएगा? एसिड या H+H2SO4 जो भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर CH3COOH प्लस C2H5OH, ये बैलेंस हो गया। आप चाहें तो इस H2O को डियर स्टूडेंट ऐसा भी लिख सकते हैं HOH। तो यहाँ से एक H यहाँ चले जाएगा और ये वाला जो C2H5 है ये OH के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे हमको देखने पर दिख रहा है कि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक एस्टर का है और एक वाटर का है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए? 2। देखने पर हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, केवल एस्टर के मॉलिक्यूल को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो ही चेंज होगी। वाटर के मॉलिक्यूल में हम कितना ही इंक्रीज या डिक्रीज करें, ऐड करें या उसमें से हटाएं, लेकिन उसकी रेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। केवल किससे होगा? एस्टर से। इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर की हुई या स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन है। सेकंड और एग्जांपल है C12H22O11 प्लस H2O। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ शुगर। तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक हमारे पास में क्या बनता है? ग्लूकोज, और एक हमारे पास में क्या बनता है? फ्रक्टोज।
तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को एक साथ इन्वर्ट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर। इस बात को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर भी देखने पर ये हमको लग रहा है कि एक शुगर के मॉलिक्यूल हमने लिए हैं और वाटर के लिए हैं, तो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 होना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी। लेकिन रियल में क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल बढ़ाने या घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन शुगर के मॉलिक्यूल को बढ़ाने या घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है? चेंज होता है। इसीलिए रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर की है। आप ध्यान रखें, ये 2 ही एग्जाम्पल अभी तक है हमारे पास में और दोनों ही कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, एक और मैं आपको बात क्लियर कर दूं। बाय द वे, ये मान लीजिए आपसे पूछा गया कि इसकी यूनिट क्या है। ऐसा आप मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि राइट द यूनिट ऑफ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप क्या यूनिट लिखेंगे? क्या यूनिट लिखेंगे आप? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की है, 0 ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है, लेकिन बाय चांस स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन आ गई तो यूनिट क्या लिखेंगे? ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता है ये आए, हो सकता है वो आए, तो इसकी जो यूनिट आप लिखेंगे वो लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट, मतलब सेकंड इनवर्स आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेकंड इनवर्स, क्योंकि देखने पर सेकंड ऑर्डर की, लेकिन रियल में कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर की। तो यहाँ पर भी इनका जो ऑर्डर है वो किस पर डिपेंड करेगी? रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, 2 पर नहीं कर रहा है, 1 पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर है या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। तो यूनिट आप ये लिख सकते हैं सेकंड। बस ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में जितनी भी रिएक्शन थी फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर हमारे पास में क्लियर हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका लगभग पड़ा हुआ है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों में हमको डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो चलिए हम डिफरेंस को देखते हैं। ये डिफरेंस है हमारे पास में, 2 में डिफरेंस हमको बताना है। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, 2 3 पॉइंट का तो लगभग आपने पढ़ ही लिया है, ये मान के चलिए। बात करते हैं हम एक तो आपने डेफिनेशन लगभग आपको मालूम है। ठीक है, कि जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी। और जो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज़ नॉट पॉसिबल 0, लेकिन ये आपको मालूम है इट इज़ पॉसिबल 0। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी जो है, ठीक है, ये प्लस माइनस या फिर फ्रैक्शनल नहीं होती। इट इज़ नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल, इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या हो सकती है? ये फ्रैक्शनल हो सकती है। ठीक है, उसके बाद कभी हम बात करें
इट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। हमेशा जितने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतनी मॉलिक्यूलिटी हो जाएगी, 2, 4, 6, 8 जितने भी आप लेंगे। और ये हो भी सकती है और नहीं भी, इट इज इक्वल और नॉट, ठीक है। ये पार्टिसिपेट करें मॉलिक्यूल की इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। इट इज फाइंड फ्रॉम सीन बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन देखकर हम इसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसे फाइंड अगर करना है तो प्रैक्टिकल के थ्रू हम करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट है और ये पार्ट कैसा है केमिस्ट्री का, ये प्रैक्टिकली पार्ट है, ठीक है। प्रैक्टिकली पार्ट है हमारा। उसके बाद में ये किसका नॉलेज देती है? ये नॉलेज देती है, इट गिव्स द नॉलेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का नॉलेज देती है ये हमें। और इसकी कभी हम बात करें तो ये नॉलेज हमको देती है केमिकल काइनेटिक्स का। किसका नॉलेज देती है? केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स का नॉलेज ये देती है। उसके बाद कभी हम बात करें तो ये स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन ये कैसे होती है? स्पेसिफिक होती है, ठीक है। ये बहुत सारे डिफरेंस है आपके पास में और आपको नोट्स में मिल जाएंगे, इतने सारे डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, आप ऐसे क्वेश्चन का किसी का भी ध्यान रखें। और 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा पूरा आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 नंबर लाने की कोशिश करें और एक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये था डिफरेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मॉलिक्यूलरिटी में, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, डिराइव द इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फिर प्रूव दैट। इस टाइप से कुछ भी हमको पूछा जा सकता है, आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, अब आपकी कभी इच्छा हो, या तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता हो क्या पूछना चाहता है, आपके पास पर्याप्त टाइम है तो सबसे पहले हमें बात यहाँ पर हो रही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन इक्वेशन हमको ऑब्टेन करना है, ठीक है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट k = x/t, या t = या फिर x, जो भी आपके सामने शो हो रहा है, k = x/t या फिर t = x/k, इसको हम इधर ले गए। या तो फिर ऐसा पूछा जा सकता है tk = x, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर के हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो, और इसकी यूनिट लिख सकते हैं, और इसका क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपके पास पर्याप्त टाइम हो तो। और नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं डेरिवेशन की। डेरिवेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए, माना कि कोई सा भी जो रिएक्टेंट है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। ये जो K है कांस्टेंट है। कोई सा भी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो देखिए, इक्वेशन बहुत ही सिंपल आएगी, ऑन टाइम t dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, और यहाँ क्या लगा देंगे? 0, ठीक है, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर ये टाइम है, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है जो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा dx/dt = क्या हो जाएगा? K। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा जो इक्वेशन है
आपके सामने क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें डाउट आपको नहीं आएगा। अब कंडीशन यहाँ पर बताना, यहाँ पर ये जो K है, K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, वेयर K इज कांस्टेंट, K हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इफ A जो है, ठीक है, इफ A इज इक्वल्स टू क्या हो, A माइनस एक्स, देन तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास में क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास में हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K A माइनस एक्स 0, ठीक। अब इसको हम यहाँ पर लाएंगे और इसको dt को उधर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास में हो जाएगा, देखिए इक्वेशन सेकंड, और ये हमारे पास में हो जाएगा dx अपॉन dt, सॉरी dt नहीं आएगा, इधर हम k को लेकर आएंगे, dx ये a माइनस एक्स 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इंटू डी टी। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, थर्ड। तो इक्वेशन जो थर्ड है, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल या डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इक्वेशन थर्ड, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान रखें। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे जाने की, तो ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, dx a माइनस एक्स 0 इज इक्वल्स टू k इंटू क्या हो जाएगा ये dt। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 4। तो यहाँ पर ये जो c है, c इज कांस्टेंट, c क्या है, c इज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इफ c इज इक्वल्स टू क्या हो 0, देन x इज इक्वल्स टू के टी प्लस 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के टी। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। या आप इसको चाहें तो आप स्टेप से लिख सकते हैं, ठीक है, कि हम t को इधर लाएंगे तो x बाय k हो जाएगा, या ये हमारे पास में क्या हो सकता है, t इज इक्वल्स टू एक्स बाय के, या फिर क्या हो सकता है k इज इक्वल्स टू एक्स बाय टी, ठीक है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पर कंप्लीट हुई। तो एग्ज़ाम में प्रूव दैट स्टेप से या स्टेप से या फिर डायरेक्टली स्टेप से, किसी भी टाइप से आ सकता है। आपको बेहतर करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है, बेहतर करके दिखाना है। इसके बाद हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन, डिराइव इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हमने अभी जीरो ऑर्डर की इक्वेशन की है, ये तो जब फर्स्ट ऑर्डर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहां तक सेम रहेगा। आप इस बात को थोड़ा सा फिट कर ले माइंड में, यहां तक चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर की हो तो भी सेम रहेगा, सेकंड ऑर्डर की हो तो भी सेम रहेगा। ये यहाँ पर जो जीरो है
फर्स्ट ऑर्डर में 0 पर यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 1 1 और 1। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फर्स्ट ऑर्डर की अगर बात करेंगे इक्वेशन थर्ड तक सेम आएगा। फिर ऐसे कैसे अगर हम सेकंड ऑर्डर पे जब जाएंगे तो इक्वेशन थर्ड तक सेम रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड सेकंड, जहाँ 0 लगा है सेकंड सेकंड और सेकंड, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये सेम आएगा। यहाँ तक भी सेम आएगा। इंटीग्रेशन करना है इक्वेशन थर्ड का, फिर जो इंटीग्रेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा वहाँ पर थोड़ा सा केवल बदलाव होगा, बाकी इक्वेशन थर्ड तक सेम आएगा। अगर 0 ऑर्डर है तो 0 यूज़ करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये जो प्लेस आपको 0 0 दिख रहा है। और अगर सेकंड ऑर्डर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर सेकंड यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर की ओर। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको वही बताया, सबसे पहले हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें भी आपकी इच्छा हो तो आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो उसकी यूनिट लिख सकते हैं, और इच्छा हो तो उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेरिवेशन। तो देखिए माना कि कोई सा भी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। फिर हम वापस वही कंडीशन लाते हैं, ऑन टाइम टी। देखिए टी टाइम पर क्या होगा, dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा a, और यहाँ क्या लगा देंगे हम 1, क्या लग जाएगा 1। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू के ए, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। तो यहाँ पर ये जो k है ये क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है। k हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वापस हम वही कंसीडर करेंगे जैसा हमने उधर किया था। इफ़ a1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, क्या हो जाएगा ये 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू के a माइनस एक्स 1। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो यहाँ पर ये a माइनस एक्स जो है ये है कॉन्सेंट्रेशन है, और किसका कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है ये। अब वापस हम 0 ऑर्डर में जिस टाइप से किया था, a माइनस एक्स यहाँ बेस में आ जाएगा और ये dt k के पास में चले जाएगा। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन थर्ड बनेगी। देखिए dx a माइनस एक्स ये आ गया हमारे पास में 1 इज इक्वल्स टू k इंटू क्या हो जाएगा, dt। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड को हम कौन सी इक्वेशन कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन किसके लिए कहेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब वापस जैसे हमने 0 ऑर्डर में किया था उसी टाइप से हमको यहाँ पर भी करना है, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर 1 इज इक्वल्स टू k, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में ये बचेगा माइनस ln e a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी प्लस में क्या आ जाएगा, c। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर ये जो c है डियर स्टूडेंट्स, ये c एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या कहेंगे, c को इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। अब यहाँ पर वही कंडीशन, इफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो, a हो, और t इज इक्वल्स टू क्या हो, 0, देन अब देखिए क्या होगा, क्या चेंज आएगा यहाँ पर, माइनस ln e
ए माइनस एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वस टू के इंटू 0 प्लस सी, तो माइनस एल एन ई ए इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, सी। इक्वेशन नंबर 5 क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर इक्वेशन 5 से जो c की वैल्यू उसको हम इक्वेशन 4 में ले जाएंगे, तो हम लिख देते डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो देखिए माइनस एल एन ई ए माइनस एक्स इज इक्वस टू हो जाएगा के टी माइनस एल एन ई ए। अब इस माइनस की वैल्यू को हम इधर लाएंगे, तो हमारे पास में माइनस एल एन ई ए माइनस एक्स, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस एल एन ई ए इज इक्वस टू क्या बचेगा हमारे पास में, के टी। ठीक है, ये हमारे पास में हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन 6 के बाद अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा अगले पेज पर देखिए। ठीक है, इक्वेशन 6 से अगर हम बात करते हैं, अब एक फॉर्मूला है log एल एन ई, इसकी जो वैल्यू है वो होती है 2.303 log बेस 10। ठीक है, या तो और एक ये फॉर्मूला होता है log m प्लस n इज इक्वल्स टू log m अपॉन n। तो फ्रॉम इक्वेशन 6, ठीक है, देखिए इक्वेशन हमारे पास में ये है, तो पहले तो ये हो जाएगा एल एन ई ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के टी। मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या हो गई है 7। अब वापस हम ये कंडीशन शो कर देते हैं कि एल एन ई जो नेचुरल लॉगरिथम है, ये नेचुरल लॉगरिथम है, इसकी वैल्यू जो होती है 2.303 लॉग बेस क्या होता है 10। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के टी। अब आप किसी भी एक वैल्यू को आप इधर ले आएंगे, या आप चाहें तो टी को लाएं या के को लाएं। तो मान लीजिए आप इक्वेशन में जो भी आप करना चाहें, के को लाना चाहें या टी को, तो के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी। आ गया टी, ये वापस वही हमारे पास में log बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, अब जो भी है अगला हमारे पास में आएगा सेकंड ऑर्डर के लिए। तो लगभग ये आपको मालूम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जहाँ जहाँ पर फर्स्ट लगा है उसके प्लेस पर हमको क्या यूज़ करना है, सेकंड यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, सेकंड यूज़ करना है। और यहाँ तक लगभग हम यहाँ तक इंटीग्रेशन जब करेंगे तो अप्रोक्स यहाँ तक हमको आना है सेकंड ऑर्डर में। फर्स्ट के प्लेस पे या ज़ीरो के प्लेस पे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बाकी पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो सेम रहेगी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को भी।
डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है छोटा सा, देखिए। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो डेरिवेशन है वो हमको डिराइव करना है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? सेकंड ऑर्डर। आपकी इच्छा हो, हार्दिक दिली तमन्ना हो, ठीक है, कि बहुत बढ़िया तरीके से हमको देना है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट और इसका क्या दे सकते हैं हम? एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमको क्या करना है। वापस हम बात करते हैं डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन अप्रोक्स इक्वेशन जो यहाँ पर ये आपको दिख रही है थर्ड, वहाँ तक सेम जाएगा, ठीक है। मैं फिर से इसको राइट कर रहा हूँ। देखिए, कोई सा भी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो ऑन टाइम टी, ऑन टाइम टी, टी टाइम पर यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी? dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, और ये क्या हो जाएगा पावर में 2। तो dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वस टू क्या हो जाएगा? k, और ये a2। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी? फर्स्ट। तो यहाँ पर ये जो k है कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कहेंगे? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट कहेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन वही कि अगर a जो दिया है हमको, ये जो 2 है, ये किसके इक्वल हो? a माइनस एक्स, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास में क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt इज इक्वस टू k a माइनस एक्स, क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई? सेकंड। अब हम इसको इधर लाएंगे जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं। dx a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू k इंटू dt, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो जो इक्वेशन थर्ड है ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब जैसा हम सदियों से करते आ रहे हैं, ठीक है, हम सदियों से ही करते आ रहे हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन थर्ड। देखिए dx a माइनस एक्स की पावर इज इक्वस टू k dt। तो ये हमारे पास बचेगा 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वस टू के टी प्लस में क्या हो जाएगा? c। ये क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ये जो c है एक कांस्टेंट है जिसे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वही हमको बताना है a माइनस एक्स इज इक्वस टू क्या हो? a हो, और t इज इक्वस टू क्या हो? 0। तो इक्वेशन 4 से देखो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a इज इक्वस टू k इंटू 0 प्लस c। तो 1 अपॉन a इज इक्वस टू क्या हो जाएगा? c, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। a माइनस एक्स हमने a रखा है, t के प्लेस पे 0 रखा है। तो इक्वेशन 4 से क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 4 a माइनस एक्स के प्लेस पे 1 अपॉन a इज इक्वस टू k इंटू 0 प्लस c। तो 1 अपॉन a इज इक्वस टू क्या हो जाएगा? c। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 c के प्लेस पे ये वैल्यू हम रखेंगे। तो 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वस टू के टी प्लस 1 बाय a। ये c की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है। अब के टी को हम एक साइड कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, और इसको उठा के हम इधर लाएंगे। तो प्लस वाली वैल्यू किस में हो जाएगी? माइनस में। थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करें,
प्लस वाली वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में। इसको अभी आप ध्यान ना दें, छोटा सा अगला जो क्वेश्चन आएगा उसी का है ये हमारे पास। तो देखिए KT ये 1/a को हम इस साइड में लेकर आएंगे, तो देखिए KT इज इक्वल्स टू 1/a माइनस x, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, तो 1/a जब इस साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, -1/a। तो KT इज इक्वल्स टू, ये एलसीएम में आ जाएगा हमारे पास में a माइनस x, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम a, ठीक है, ये माइनस, और फिर हमारे पास में ये वैल्यू है a माइनस x की, ठीक है। तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला ये क्या हो जाएगा, कैंसिल वैल्यू हो जाएगी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो KT इज इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा x/a माइनस x। तो अब एक वैल्यू को आप यहाँ पर कोई सी पुट कर दीजिए, k इज इक्वल्स टू x t इंटू a माइनस x, या 1/t इंटू, जैसा भी आपको लगे उस टाइप से आप कर सकते हैं, या आप चाहें तो t इज इक्वल्स टू x, यहाँ जाएगा 1/k इंटू a माइनस x, ये सेकंड ऑर्डर का है। डियर स्टूडेंट, आज तक एग्ज़ाम में सेकंड ऑर्डर का कोई सा भी डेरिवेशन नहीं पूछा गया है, आप इस बात को ध्यान रखें। ये इक्वेशन हमारे पास में प्रूव हो गई, हैंस प्रूव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन और इसका डेरिवेशन, मोलिकुलरिटी और इसके टाइप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इसके टाइप, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस, ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद इन 4 क्वेश्चन के बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका डेरिवेशन देख लिया है, 0 ऑर्डर का और सेकेंड ऑर्डर का, 3 हमने डेरिवेशन। टोटल आज हम 8 क्वेश्चन देख चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। और अब जो आएगा अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड की, कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है और इसका क्या इक्वेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।